Hello students, welcome to our channel ML classes. In previous video we have studied how a light enters from a rare medium to denser medium and a denser medium to rare medium. अगर लाइट रेयर टू डेंसर भी जा रही है, डेंसर टू रेयर भी जा रही है, हमारा वो केस भी हो गया था. अगर लाइट किसी भी ग्लास स्लैब में 90 डिग्री पर जा रही है, हमारा वो भी केस हो चुका था. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. हम कहाँ कहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता हुआ देख सकते हैं हमारी आम जिंदगी में, हमारी डेली लाइफ में हम कहाँ कहाँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता हुआ देख सकते हैं. तो जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक कांच का गिलास है और उस कांच के गिलास में अगर हम पेंसिल डालकर देखते हैं तो वो पेंसिल हमें बेंड होती हुई दिखाई देती है. तो वो हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही दिखाई देती है. हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट मानो टब के अंदर एक कॉइन डाल देते हैं तो वो कॉइन हमें सतह से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, वो भी हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण दिखाई देता है. हम रात में देखते हैं कि तारे किस तरीके से टिमटिमा रहे हैं, वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है. तो एक एक कर कर सारे इफेक्ट्स लिख लेते हैं. नंबर वन पर क्या बताया था हमने? अ स्टिक और पेंसिल हेल्ड, अ स्टिक और पेंसिल हेल्ड. या तो हम स्टिक ले सकते हैं या हम पेंसिल ले सकते हैं. ऑब्लिकली एंड पार्शियली इम्प्रेस्ड, obliquely and partly impressed, obliquely and partly impressed in water appears to be bent in water, in water appears टू बी बेंट, हमें मुड़ी हुई वो दिखाई देती है एट वाटर सरफेस. कहां पर? वाटर की सरफेस पर, एट वाटर सरफेस, एट वाटर सरफेस. ये हो गया नंबर वन. नंबर टू क्या बताया था हमने? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी वाटर के सरफेस पर, मतलब कोई बकेट है, उस बकेट के सरफेस पर है तो वो हमें ऊपर उठी हुई दिखाई देती है. नंबर टू यही लिख लेते हैं. एन ऑब्जेक्ट प्लेस अंडर वाटर, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर रखी हुई है, अपीयर्स टू बी रेज्ड, अपीयर्स टू बी रेज्ड, ऊपर उठी हुई दिखाई देती है. ये हो गया हमारा नंबर टू. नंबर थ्री देखते हैं. नंबर थ्री क्या बताया था हमने? एक मानो कोई स्विमिंग पूल है, हम स्विमिंग पूल देख रहे हैं तो स्विमिंग पूल का जो तल है वो हमें कम दिखाई देता है और जब हम उसमें नीचे उतर जाते हैं तो वो एक्चुअल में कुछ ज़्यादा गहरा दिखाई देता है. ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है. इसको भी लिख लेते हैं. अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस, अ पूल वाटर अपीयर्स to be less, appears to be less मतलब appears to be less, कम दिखाई देता है. deep than it actual, deep than it actual is, जितना कि वो गहरा है उससे कम हमको दिखाई देता है. नंबर फोर क्या लिखेंगे? मानो
हमारे पास एक थिक ग्लास स्लैब है, अगर उस थिक ग्लास स्लैब को हम किसी राइटिंग के ऊपर रख देते हैं तो हमें वो राइटिंग उभरी हुई मोटी दिखाई देती है। वो राइटिंग हमें, वो भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है, तो वो भी लिख लेते हैं। व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड, नंबर 4, व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब, अगर हम कोई थिक ग्लास स्लैब लेते हैं और उसको प्रिंट के ऊपर रख देते हैं, इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंट मैटर, इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर, तो क्या होता है रखने के बाद, द लेटर अपीयर्स रेज्ड, द लेटर अपीयर्स रेज्ड, वो हमें उठे हुए दिखाई देते हैं ऊपर को, व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप, when viewed from the top, जब हमने ऊपर से देखते हैं वो हमें ऊपर उठे दिखाई देते हैं। नंबर 5 क्या लिखेंगे, अगर कोई भी हम लेमन एक गिलास में डाल देते हैं तो वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये वाला एग्जाम्पल हमारा यहां का कवर हो गया ना, लेमन कोई भी एक ऑब्जेक्ट है तो वो यहां पर एकदम क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना, जब हम उनको रात में देखते हैं, साफ मौसम में जब हम तारों को देखते हैं तो वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। मानो तारे बहुत ऊपर प्लेस्ड हैं, बहुत ऊपर हैं तारे। अब ऊपर से नीचे आते आते कई सारी गैसों में होकर, कई सारी लेयर्स में होकर वो लाइट हम तक आती है। तो लाइट बार बार रेयर टू डेंसर जा रही है, डेंसर टू रेयर जा रही है, फिर रेयर टू डेंसर जा रही है, तो वो बार बार रेयर टू डेंसर जा जाकर बार बार रिफ्रैक्शन के कारण वो हमें टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं। सारे एग्जाम्पल्स को नोट करेंगे अच्छे से अपनी नोटबुक में। जो हमने आपको एग्जाम्पल्स बताए हैं उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स को समझा देते हैं कि कौन सी चीज कैसे होनी चाहिए थी, लेकिन हमको किस तरीके से वो दिखाई दे रही है। मानो सबसे पहला जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, ए स्टिक पार्टली इम्प्रेस्ड इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंड एट द वाटर सरफेस, हमें वो वाटर सरफेस की वाटर की सरफेस से बेंड होती हुई दिखाई देती है। क्या स्टिक, किस तरीके से वो हमें दिखाई देती है, किस तरीके से दिखाई देनी चाहिए थी, वो यहां पर समझ लेते हैं। वाटर की सरफेस बनाते हैं सबसे पहले। यहां हो जाती है वाटर की सरफेस, वाटर बनाएंगे नीचे, जितने भी फिगर हम आपको बनवा रहे हैं सारे फिगर आपकी नोटबुक में अच्छे से मेंशन होने चाहिए। एग्ज़ाम में एज इट इज़ पूछे जाते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में 10th क्लास में आपको ये एज इट इज़ पूछे जाते हैं। तो सभी के सारे फिगर्स क्लियर होने चाहिए अच्छे तरीके से।
यहां पर क्या हो गया, नीचे हमारा वाटर। यहां पर वाटर हो गया, ऊपर क्या हो गई, एयर, यहां हो गई एयर, यहां हो गई एयर। अब कोई भी स्टिक इस वाटर के अंदर डाली जाती है कुछ इस तरीके से, ये स्टिक वाटर में कुछ इस तरीके से डाली गई स्टिक है, ये स्टिक नाम देते हैं इसको। ये वाटर की सरफेस से नीचे चली गई है, लेकिन ये कुछ इस तरीके से ना होकर ऊपर बेंड हो जाएगी। मानो इसको हम यहां से देख रहे हैं, इसको हम यहां से देख रहे हैं, ये हो गई आई या ह्यूमन आई, हम इसको यहां से देख रहे हैं। तो ये हमें किस तरीके से दिखाई दे रही है, सबसे पहले तो रेज आएंगी कुछ इस तरीके से आई से। कहां से, आई से, क्योंकि हम आई से ही तो देख रहे हैं। कुछ इस तरीके से रेज आएंगी, यहां ये पैरेलल रेज आई हैं, कुछ पैरेलल टाइप है, बिल्कुल पैरेलल नहीं होंगी ये, कुछ इस तरीके से रेज आई और फिर बेंट हो गई ये कुछ इस तरीके से, और यहां तक आ गई, ये हल्का सा इनमें बेंड हुआ, ये नीचे आ गई कुछ इस तरीके से। तो ये हमें यहां से ऐसे जाती हुई दिखाई दे रही हैं हमारी आई की तरफ इस तरीके से, लेकिन हमें इमेज दिखाई कैसी दे रही है वो नहीं बनाई है हमने। हमें ये एक्चुअल दिखाई दे रही है कि स्टिक है, लेकिन कैसे दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बेंड होगी, अभी हल्का सा ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी। कुछ इस तरीके से ये बेंड हो जाएगी और हमें तब जाकर ये इस तरीके से दिखाई देगी। यहां से रे बनाएंगे और एक रे यहां से बनाएंगे। हमें यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन दिखाई देनी चाहिए थी यहां पर। तो ये क्या है हमारी, ये वाली स्टिक जो है यही है हमारी इमेज, ये वाली स्टिक है हमारी इमेज जो हमें दिखाई दे रही है। ये वाली हमको दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये वाली है। तो यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर लिख देंगे द स्टिक अपीयर्स टू बी बेंट हेयर। यहां से, यहीं से तो बेंड होनी स्टार्ट हुई है। द स्टिक appears, the stick appears to be bent here, to be bent here, appears to be bent here मतलब हमको यहां से बेंड होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ इस तरीके से हमको स्टिक बेंड होती हुई दिखाई दे रही है। इस चित्र को बनाएंगे अपनी नोटबुक में अच्छे से, इन वाली रेज को भी आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि हमको यही वाली दिखाई दे रही है। ये वाली जो भी हमारा एक्चुअल है वो ये वाला है, ये वाला हमको दिखाई ऐसा देना चाहिए था, लेकिन ये दिखाई नहीं दे रहा, ये दिखाई दे रहा है। इस वाले डायग्राम को अच्छे से अपनी बुक में, कॉपी में नोट करेंगे। देखिए हम आपके लिए प्रैक्टिकल भी करके एक दिखाई देते हैं। ये हमारे पास वाटर है, अब इसमें जब हम स्टिक डालते हैं इस तरीके से, देखो
इस तरीके से जब इसमें स्टिक डाल रहे हैं हम, तो यहां से इसको हम बेंड होते हुए क्लियरली देख सकते हैं। ये देखिए कहां से बेंड होती हुई भी दिखाई दे रही है। और हमारा जो सेकंड या थर्ड जो एग्जांपल था कि मोटे भी अक्षर दिखाई देते हैं, तो मोटे भी अक्षर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले एक रिफ्रैक्शन का डायग्राम बना लेते हैं। ग्लास स्लैब वाला सिंपल एग्जांपल एकदम। कुछ इस तरीके से होती थी हमारी ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब। ये है ग्लास, ऊपर है एयर, ऊपर क्या है एयर। अब हमारी इंसिडेंट रे ऊपर से आती थी इस तरीके से और नॉर्मल की तरफ झुक जाती थी ग्लास वाले केस में। तो यहां पर जहां पर ये मीट कर रही है, ये क्या है नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल। इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। यहां है एंगल R और यहां है एंगल I। कुछ इस तरीके से हम डायग्राम बनाते थे। अब इसमें पहला जो लॉ आता है, पहला लॉ क्या आता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेस। सभी के सभी नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सभी के सभी एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं। तो इसी को लिख लेते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिख देंगे द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lies on the same plane। सभी के सभी एक ही जगह पर मिलते हैं, all lies on the same plane। अब आता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जरूरी नहीं है आपको ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के नाम से मिले, आपको ये स्नेल लॉ के नाम से भी मिल सकता है, क्योंकि जो इसकी डिस्कवरी की थी 1621 में वो स्नेल्स ने की थी। इस बात को लिखेंगे पहले।
द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन is discovered by the Snell स्नेल ने इसकी खोज की थी इन 1621 ये एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट की जो खोज की थी, जो पता मतलब खोज का मतलब ये नहीं है कि इनसे पहले वो चीज होती ही नहीं होगी, होती थी, उससे पहले भी होती थी, लेकिन क्यों होती थी, आखिर कैसे होती थी, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो उन्होंने 1621 में बताया था। और किसने बताया था? स्नेल्स ने बताया था। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखते हैं द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट angle of incidence to the sin E of angle of reflection to the of angle of reflection, angle of refraction, angle of refraction is constant for a given pair, is constant, is constant for a given pair, पेयर ही तो है ये, एयर ग्लास, ग्लास एयर, हमेशा पेयर में ही तो आएगा, सिंगल तो आएगा नहीं कि भाई एयर से एयर में लाइट का रिफ्रैक्शन हो जाएगा, नहीं होगा, पेयर ही होगा दो मीडियम्स का, किसका? मीडियम का, गिवन पेयर ऑफ मीडिया या मीडियम लिखते हैं, गिवन पेयर ऑफ मीडियम। और वो गिवन पेयर क्या है, हम आपको आसान बनाने के लिए पेयर को लिख देते हैं कि पेयर क्या है, कभी आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए हम लिख देते हैं सच एज ग्लास एंड एयर, सच एज ग्लास एंड एयर एंड एयर एंड वाटर, यही तो होगा पेयर। सिंगल में तो होगी नहीं, ग्लास टू ग्लास में तो रिफ्लेक्शन होगा नहीं लाइट का, वो तो सीधी एक डायरेक्ट लाइन में चलती चली जाएगी। जहां भी होगा वो हमेशा दो मीडियम में होगा, एक पेयर होंगे, पेयर मतलब दो, वही होंगे। तो कांस्टेंट लिख लेंगे, कांस्टेंट इज इक्वल टू, या फिर हम नेक्स्ट पेज पर समझते हैं इसी को सेकंड लॉ को नेक्स्ट पेज पर समझते हैं। स्नेल्स लॉ देख रहे थे हम, तो क्या लिख सकते हैं इसको, कांस्टेंट इज इक्वल टू हमने क्या लिखवाया था, साइन ई ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ई ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यही बताया था हमने आपको। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, और में हम इसको क्या लिख सकते हैं,
और में लिखेंगे हम इसको कांस्टेंट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। कांस्टेंट इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, आई फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट, आर फॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यही हो जाएगा हमारा स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला। नोट करेंगे यहां कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक नई टर्म। कांस्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कांस्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हेडिंग बना लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर उसको समझते हैं कि क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, the value of the constant, constant क्या लिखा था हमने, sin i अपॉन sin r, the value of constant sin i upon sin r of a ray of light passing, of a ray light passing, लाइट की रे पास कर रही है फ्रॉम एयर इनटू पर्टिकुलर मीडियम, फ्रॉम एयर इनटू पर्टिकुलर मीडियम, एक पर्टिकुलर मीडियम में, वही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है उस मीडियम का। इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स called the refractive index of that medium, of that medium, जिस वैल्यू से हमारी लाइट एक पर्टिकुलर मीडियम में एंटर करती है, या फिर कह लें स्पीड से, या फिर कह लें कोई भी एक वैल्यू होगी ना जो हमारी लाइट एंटर कर रही है ग्लास में, लाइट एंटर कर रही है वाटर में, तो वही हमारा, वही जो पॉइंट है हमारा पर्टिकुलर मीडियम में जो एंटर कर रही है, वही हमारा कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय एन। द रिफ्रैक्टिव index is denoted by the letter स्मॉल n। देखो यहां पर हमको वैल्यूज मिलेंगी, बुक में हमको वैल्यूज लिखी मिलेंगी कि एयर, मानो कि एयर है, एयर ने 1.5 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से एयर से ग्लास में जो एंट्री की, लाइट ने इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से उसने एंट्री की। ये हमको बुक में लिखा मिलने वाला है, जिसको हम आपको बनाकर भी दिखा देंगे और टेलीग्राम पर उसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा देंगे कि किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस में कितना होता है, ग्लास में कितना होगा, वाटर में कितना होगा, या फिर एयर में कितना होगा, डायमंड में कितना होगा। ये सारी हम आपको टेलीग्राम पर एक पीडीएफ अवेलेबल करा देंगे। अब हमने यहां क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम
n से डिनोट कर रहे हैं, तो वहां पर हमने क्या लिखा था, कांस्टेंट इज इक्वल टू, और कांस्टेंट क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, n, तो हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। हम ये लिख सकते हैं n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। ये हमारा फॉर्मूला निकल कर आ गया। हमें कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस गिवन होंगे कि मानो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस 37 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 24 है एक गिलास का, तो हमें उस गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है। तो हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। आई फॉर इंसिडेंस, आर फॉर रिफ्लेक्शन। तो क्या लिख देंगे, n इज इक्वल टू साइन आई क्या है 37 अपॉन आर क्या है 24, साइन 24। हमारे पास ये कुछ डिग्रियां आ गई, 24 डिग्री 37 डिग्री, साइन 37 एंड साइन 24। अब हम क्या करेंगे, हम साइन की टेबल देखेंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक वाली, वो हम टेबल देखेंगे और उसमें देखने के बाद हमको क्या पता लगता है, द वैल्यू ऑफ साइन 37 इज इक्वल टू the value of sin 37 is equal to 0.60। ये तो हो गई हमारी sin 37 की वैल्यू, और हमारे पास sin 24 की वैल्यू क्या आ जाती है, the value of sin 24 is equal to 0.40। तो अब क्या करेंगे, पुट दीज वैल्यू, इसको हम 1 मान लेते हैं, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इनको पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 0.60 अपॉन 0.40। ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 0 से 0 कट गई, n इज इक्वल टू 6 अपॉन 4 आ गया। अब इस 4 से इस 6 को काट देंगे तो हमारे पास आ गया n इज इक्वल टू 1.5। n इज इक्वल टू 1.5। तो यहां क्या लिख देंगे हम, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5 आंसर। नोट करेंगे, like and subscribe.